ममता मैडम, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। वेलकम। आप तो बहुत अच्छी दिख रही है, वाइट। हाँ सही बात है एकदम। एंजल बन के आई हैं आप, एंजल आज। यू आर एंजल। ट्रू। यस। हाँ मैम। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आज ध्यान किसने करवाया? आज गाइडेड मेडिटेशन चलाए थे, बहुत लोग को पसंद है वो। और मैम मैं पहले 1 मिनट के लिए उठी थी, ड्राइवर आया था, फिर उसके बाद जब बैठी ना तो इतने ट्रांस में चली गई थी कि मैं आखिर में झटके से ऐसे उठी हूँ कि कितना टाइम हो गया, तब देखी नहीं 39 मिनट्स ही हो रहे हैं करके। तो वो था गाइडेड? नहीं वो रिकॉर्डेड है रीटा मैम का, बैंगलोर की है। रीटा मैडम का है ना? हाँ रीटा का है। सूरत, बैंगलोर नहीं, सूरत की। हाँ सूरत की है रीटा कैप्टन। मैं वही कहूँ, आवाज तो उसी की है। हाँ। तो बहुत पहचान तो गई थी, इसीलिए मैं कभी कभी लगाती हूँ उसको। हाँ थैंक यू, बहुत अच्छा हुआ। और आगे बढ़ते हैं। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इमोशंस, जो हम सबको बहुत टाइड्स की तरह हमारे लाइफ में आती हैं और हम उसमें बह जाते हैं और फिर हम दुखी होते हैं, रोते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना है अब। तो जैसे हमने पहले विजडम ऑफ पत्री जी में हम ये सीरीज जो हम कर रहे हैं, इसमें पहले हमने वाक शुद्धि पे बात किया था, फिर हमने शाकाहार और ध्यान पे बात की, फिर हमने संकल्प शुद्धि और संकल्प शक्ति पे बात की, फिर हमने आज इमोशंस के ऊपर हम आए हैं। तो जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं ये और भी गहरी हैं। जैसे शब्द एक अपर लेवल पे हैं, थॉट्स उससे और गहरे हैं, इमोशंस उससे और ज्यादा गहरी हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, अपने अंदर जाते हैं, तो हमें समझ आती है और इमोशंस का ऐसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है कि हम एकदम से अपना कंट्रोल लूज कर जाते हैं। जब भी हमारे अंदर कोई इमोशन आती है, इमोशन को क्या पत्री सर ने ऐसा कोई, जैसे वाक शुद्धि के ऊपर बहुत बताया है, संकल्प शक्ति के ऊपर बताया है, ऐसा कोई अलग से टॉपिक नहीं लिया कभी इमोशंस का, लेकिन सेशंस के बीच में वो बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं, बताते हैं। और सर का ये कहना है कि इमोशंस आर द स्टफ ऑफ द सोल। जो हमारी भावनाएं हैं वो हमारी आत्मा को अपने आप को व्यक्त करने का एक माध्यम है। हमारी आत्मा अपने इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, जो वो अनुभव करने आई है धरती पर, उसे भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करती है। भावनाओं में ही रहकर वो ज्ञान अर्जित करती है और भावनाओं में रहकर ही वो सबक सीखती है। तो जो इमोशंस हैं उनके माध्यम से अपने आप को जो आत्मा है वो व्यक्त करती है संसार में। और अगर किसी के अंदर इमोशंस ना हो तो वो बिल्कुल एक मूर्ति की तरह हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने धरती पर जन्म लिया है, मैं स्लाइड शेयर कर दूं? हाँ, फर्स्ट स्लाइड शेयर कर दीजिए। हाँ, और हम धरती हैं, जैसा कि हमने वी आर स्पिरिचुअल बीइंग जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था, तब भी हमने बात की थी कि पूरे ब्रह्मांड में केवल धरती ग्रह ही ऐसा स्थान है, ऐसा प्लेनेट है जहां पर ये हमें भावनाओं का अनुभव मिलता है। और उच्च लोकों में कहीं भी भावनाएं नहीं है, वहां केवल मैत्री है, मित्रता है और कोई भावनाएं नहीं है। तो अब हमारी जो आत्मा है वो भावनाओं के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करती है। हम ये सबक सीखने आते हैं कि किस प्रकार से भावनाओं में ना बहकर
उससे सबक सीखकर हमें भावनाओं से ऊपर उठना है। यही हमारी आत्मा का सबक होता है। और जो हमारे आसपास लोग होते हैं, हमारे जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो मित्र होते हैं, जो हमें जीवन में या तो हमारे साथ बहुत अच्छे उनके साथ हमारे अनुभव होते हैं या हमारे कड़वे अनुभव होते हैं, तो वो भावनाओं के स्तर पर हम उनसे सबक सीखते हैं। अगर हमें किसी चीज का असर ही ना हो तो हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पर, अगर कोई जो नायक है या खलनायक है, जैसे एक मूवी होती है उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, लेकिन ये पात्र को पता है कि मुझे केवल ये भूमिका निभानी है, वो मेरी जीविका उपार्जन का एक मार्ग है और इसके मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन ये भूमिका अलग है, मैं अलग हूँ। तो वो फिर भी ये जानते हुए कि मैं अलग हूँ, भूमिका अलग है, वो अपनी पूरी जान डाल देता है उस भूमिका में। हमें मूवी देखकर ऐसा ही लगता है कि ये सब कुछ सत्य में हो रहा है। और अगर वो नायक या खलनायक उस भूमिका में अपना सब कुछ नहीं डालेगा, अपनी आत्मा को नहीं डालेगा, तो हमें बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा, मूवी देखने का मजा ही नहीं आएगा। तो उसका मजा इसलिए आता है क्योंकि उस समय हमें लगता है कि ये जो हो रहा है बिल्कुल सही, यही सत्य है। और जैसे ही वो मूवी से बाहर चले जाते हैं, वहां पर नायक और खलनायक दोनों एक ही हैं, वो मिलकर गपशप करते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, वहां उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक इसी तरह से आत्मा धरती पर सबक सीखने आती है। जो लोगों के साथ में हमें कड़वे अनुभव लेने होते हैं, जिनसे हमने गहरे सबक सीखने होते हैं, यहाँ हमें लगता है वो हमारे दुश्मन हैं, हमारे रास्ते में चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर उच्च लोकों में वो हमारे सबसे प्रिय मित्र होते हैं। अगर वो हमारे साथ ऐसा ना करें तो हम वो सबक सीख ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो आत्मा है वो भावनाओं के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करती है। अब ये भावना क्या है, इसे हम थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस प्रकार से शब्दों की ऊर्जा है, विचारों की ऊर्जा है, हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, हमारा मन ऊर्जा से चलता है। तो ये जो हमारे अंदर ऊर्जा बहती है, जहां पर हमारे विचार, शब्द, भावनाएं मिल जाती हैं, जिस पॉइंट पर हमारा शरीर और मन में जो भी चल रहा है वो मिल जाता है, उस पॉइंट पर एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम इमोशंस कहते हैं। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, वो गतिमान ऊर्जा है जो हमारे अंदर बह रही है। जैसे मान लो कि आपको किसी पर प्यार आ रहा है, आपके शब्द, आपके विचार, आपकी भावनाएं उस समय पूरे फाइन ट्यूनिंग में होती हैं और आपको इतना प्यार आता है कि आपको पता भी नहीं चलता। आपका शरीर और मन उस तरह से रिएक्ट करते हैं कि आप उस व्यक्ति को हग कर लेते हो या उसको किस कर लेते हो। और अगर आपको किसी पर बहुत गुस्सा आता है और ऐसी भावना है गुस्सा कि वो अचानक से अंदर से उत्पन्न हो जाता है और हमारा अपने आप पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता और हमें पता भी नहीं चलता कब हमने गुस्से में हाथ उठा लिया, थप्पड़ मार दिया। बाद में चाहे हमें पछतावा भी होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय एनर्जी का इतना फ्लो होता है कि हम बेबस हो जाते हैं और हम अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और हमारा जो शरीर है वो मन की भावना के हिसाब से काम कर देता है, प्रतिक्रिया कर देता है। तो हमारे जो जीवन में दो तरह की भावनाएं हमेशा हमारे जीवन को चलाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, एक है प्रेम की भावना और दूसरा है डर की भावना। जो प्रेम है वो हमारी वेलबींग इमोशन है और जो फियर है वो हमारा इमरजेंसी इमोशन है। फियर भी गलत नहीं है। अगर फियर जो है वो हमें एक अलार्म देता है कि आगे खतरा है, हमें स्वयं को उससे बचाना है, तब तक तो फियर ठीक है। लेकिन जब वो फियर दिन रात हमारे सिर पर चढ़ जाता है, तब वो जो फियर होता है, तब वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हर एक के अंदर फियर होता है, हर एक के अंदर प्रेम भी होता है। जब हम प्रेम में होते हैं, प्रेम मतलब करुणा, दया, क्षमा, जब ऐसी भावनाओं में होते हैं जो हमारी आत्मा के गुण हैं,
तब हमारे अंदर वेलबींग इमोशन ज्यादा होती हैं। और जब हम इमरजेंसी में होते हैं, डर में होते हैं, या अपने मन की निम्न भावनाओं में होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या में होते हैं, अहंकार में होते हैं, तब हमारी जो एनर्जी लेवल है वो भी लो हो जाता है, और हम सामने जो परिस्थिति होती है उसका सामना करने के लिए हमारी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करती है ताकि हम अपना बचाव कर सकें। यहाँ तक तो इमरजेंसी के लिए इमोशन से बाहर आना ठीक है, लेकिन अगर हम हमेशा उस इमोशन में रहें तो हम बीमार हो जाते हैं। अगर इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करें तो जब मैं ऑफिस में काम करती थी तो हर एक बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं उसमें एक फायर सिस्टम होता है, फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम होता है कि अगर कभी इमरजेंसी में बिल्डिंग में आग लग जाए या भूचाल आ जाए तो लोगों को कैसे खुद को बचाना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और वो ट्रेनिंग इतनी रियल होती है कि बिल्कुल हमें पता भी नहीं होता, हमें ये बता दिया जाता था कि आज ट्रेनिंग होगी, बस उतना पता होता था। कभी भी किसी भी समय वो फायर अलार्म बज जाता था और हमें बिल्कुल उसी सिचुएशन को समझ कर तरह से हमें भागकर बाहर आना होता था। फिर जब तक अच्छा, तू अलार्म, याद से वहां से 5 किलो आलू 5 किलो प्याज ले आना। जब वो अलार्म दोबारा से बजता था, जब हमें कहा जाता था अब आप अंदर जा सकते हो ऑफिस के, तब हम अंदर जाते थे। कई बार वो 2-3 बार ऐसा कराते थे उसी टाइम पे। और अगर वो इमरजेंसी सिचुएशन में हमें खुद को कैसे बचाना है उसकी हमें ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन मान लो कि उस समय हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरे हाथ में काम है, ये फाइल है, इसको मैं करके तब जाऊंगी। उस समय आपको एज इट इज सब कुछ वहां छोड़ के भागना होता था कि अपना बचाव करना है। लेकिन अगर हर समय अलार्म बजता रहे और हर समय हम अगर भाग भाग कर बाहर जाते रहे तो क्या हम अपना काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से अगर हर समय हमारा शरीर इमरजेंसी सिचुएशन में रहे, हर समय लड़ने के लिए तैयार रहे हमारा बॉडी, तो हमारे अंदर जो हार्मोन है डर के कारण जो पैदा हुए हैं वो बढ़ जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। तो हमें अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि मेरी प्रोमिनेंट इमोशन क्या है। मैं ज्यादा समय डर में रहता हूँ, नकारात्मक भावनाओं में रहता हूँ, या मैं ज्यादा समय सकारात्मक भावनाओं में रहता हूँ। जैसे हमने पहले ये सीखा कि मैं कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, फिर हमने ये जाना कि मैं ज्यादा समय नकारात्मक सोचता हूँ कि सकारात्मक सोचता हूँ, और आज हम ये समझ रहे हैं कि मैं ज्यादा समय मेरे अंदर कैसी भावनाएं होती हैं, सकारात्मक होती हैं, नकारात्मक होती हैं। तो हम अपनी भावनाओं को सही से पहचानते नहीं हैं। जैसे आप नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं दो। पहला सेंटेंस है आई एम एंग्री या आई एम सैड। तो मैं यहाँ पर जब ये सेंटेंस बोल रही हूँ आई एम एंग्री या आई एम सैड, ये ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन शब्दों के विज्ञान के हिसाब से, ऊर्जा विज्ञान के हिसाब से, इमोशनल लेवल पे ये सेंटेंस सही नहीं है। सही सेंटेंस है आई फील एंग्री, आई फील सैड। मतलब मैं गुस्सा हूँ या मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्से को महसूस कर रहा हूँ। जब मैं ये कहती हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्से को महसूस कर रही हूँ या मैं उदासी को महसूस कर रही हूँ, तो आप थोड़ा गहराई से अगर इसको समझेंगे तो आप जानेंगे कि मैं महसूस कर रही हूँ, इसका मतलब है महसूस करने वाला कोई और है और गुस्सा या उदासी कोई और है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जब मैं ये कहती हूँ मैं गुस्सा हूँ, मैं उदास हूँ, तो इसका मतलब है मैं और गुस्सा एक ही हैं, मैं और उदासी एक ही हैं। तो जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है और यही चीज बच्चों को सिखानी है कि वो गुस्सा नहीं है, गुस्सा उनको आ रहा है और जो आ रहा है वो थोड़ी देर बाद चला भी जाएगा। लेकिन जब मैं कहती हूँ मैं गुस्सा हूँ, तो अब ये गुस्सा मेरी पहचान बन गया है, अब मैं और गुस्सा एक ही हैं,
अब इन दोनों को अलग करना थोड़ा कठिन है। तो हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी सही शब्दों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि भावनाएं तो आती हैं और जाती हैं। अभी मैं गुस्सा महसूस कर रही हूँ, अभी मुझे किसी पर प्यार आ जाएगा, अभी मैं किसी पर प्यार महसूस कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद उसी व्यक्ति पर मुझे गुस्सा भी आ जाएगा। तो ये भावनाएं आती और जाती हैं। मैं अलग हूँ, भावनाएं अलग हैं। भावनाएं मेरी पहचान नहीं है। मुझे भावनाओं में रहते हुए उसमें बहना नहीं है, उन भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करना है। कोई भी भावना गलत नहीं है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा भी गलत नहीं है। अगर आप उदास हो, उदासी भी गलत नहीं है। थोड़ी देर के लिए ये आत्मा के अनुभव करने के एक माध्यम है। आत्मा सुख दुख मान अपमान हर चीज को अनुभव करने आती है, बस हमें उसमें बहना नहीं है। जब हम उसमें बह जाते हैं तब हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर बिगड़ जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। जैसे सर ये कहते हैं कि हमें जीवन में इस प्रिंसिपल को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, रात गई तो बात गई। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, रात तो चली जाती है, बातें कभी नहीं जाती हैं। जैसे आप देख रहे हो कि माया महल में द्रौपदी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा। इस बात से दुर्योधन कितना आहत हो गया, उसको इतनी चोट लगी कि इस बात ने महाभारत का युद्ध करा दिया। क्या होता है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो भी हमारा उसके साथ में एक संबंध जुड़ जाता है। जैसे आप दूसरी पिक्चर में देख रहे हो, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में एनर्जी कॉर्ड जो है वो बंध गया है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो भी हमारा एनर्जी कॉर्ड उसके साथ जुड़ जाता है, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो भी हमारा एनर्जी कॉर्ड अंदर से उससे जुड़ जाता है। हम उस व्यक्ति से बंध जाते हैं। हम नफरत में हम ज्यादा बंध जाते हैं, क्योंकि हम दिन रात उसको भूल नहीं पाते हैं। तो जब हम उस व्यक्ति से बंध जाते हैं तो क्या होता है, हम स्वयं को मुक्त नहीं कर पाते। हमें लगता है कि अगर वो व्यक्ति सुधर जाए, वो व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाए, तभी सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। केवल और केवल हम ही स्वयं को बदल सकते हैं। तो हमें हमारे जीवन में हमारे आसपास जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हमें चुनौतियां मिल रही हैं, हमें लगता है कि इनके कारण हमारे जीवन में परेशानी आ रही है, तो इसका मतलब है उच्च लोकों में वे हमारे परम मित्र हैं। ये समझना थोड़ा सा आपको भारी लग सकता है। वैसे तो नीता मैडम ने बहुत अच्छे से सोल प्लान में सब ये चीजें एक्सप्लेन की हैं, लेकिन हमें इस चीज को स्वीकार करना है और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना है। और हमें उन्हें अपने आप को मुक्त करने के लिए हमें उस रस्सी को जिसको हमने कसकर पकड़ा हुआ है उसका किनारा छोड़ देना है, ताकि हम स्वयं को उस ऊर्जा के बंधन से मुक्त कर सकें। ये रस्सी ऐसी नहीं है जो आपको दिखाई देती है, ये आप ऊर्जा के स्तर पर बंधे हुए हैं। तो हमें ऊर्जा के स्तर पर स्वयं को मुक्त कर लेना है। आप ये मत सोचो कि सबके जीवन में सब कुछ सही चलता है। हर एक के जीवन में कोई तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसके सामने हमेशा खड़े रहते हैं, जो चुनौतियां देते रहते हैं, ताकि आत्मा अपना सबक सीख सके। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, और जो भी अभी हमारे सामने हमारे मन में आएगा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा दिए गए कटु अनुभव हम आज भी भूल नहीं पा रहे हैं, सालों साल बीत गए हैं, लेकिन हम उस समय की दी हुई ऊर्जा से, उन शब्दों से, उन भावनाओं से आज तक स्वयं को मुक्त नहीं कर सके। जब भी हम उन बातों को याद करते हैं, उस समय को याद करते हैं, तो हमारे अंदर एक दर्द उत्पन्न होता है। आज इसी क्षण हम उस भावनात्मक दर्द से छुटकारा पा लेंगे। उसके लिए अपनी सांसों को महसूस करें। कोई भी ऐसी घटना, ऐसा व्यक्ति, ऐसी परिस्थिति जो भी अचानक आपके अंदर आपको याद आती है,
वहीं रुक जाएं। उस चीज को पूरी तरह से महसूस करें, उस दर्द को महसूस करें। जो भी बातें आपको याद आए, उन्हें अनुभव करें। और अपने मन को ये कमांड दें कि आखिर कब तक मैं इस दर्द को, इस भारी ऊर्जा को अपने भीतर सहेज कर रखना चाहती हूँ, जिससे मेरा ही मन और शरीर अस्वस्थ हो रहा है। ये मेरे भीतर ऐसी ऊर्जा है जो शरीर के किसी हिस्से में एकत्रित हो गई है और वो बह नहीं रही है, वो गतिमान नहीं है। अब आप अपना ध्यान उस सबक की ओर ले जाएं जो उस अनुभव से आपने सीखा है। उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया है? यदि आपके जीवन में वो व्यक्ति, अनुभव नहीं आता, तो क्या आप वो सबक सीख सकते थे? क्या आपकी आत्मा उस अनुभव को लेकर, उससे सबक सीखकर मैच्योर हो सकती थी? नहीं। तो वो व्यक्ति वास्तव में आपकी मदद कर रहा है, आपके लिए मार्ग खोल रहा है। अपने हृदय से उसके हृदय तक एक ऐसी ऊर्जा की सेतु को महसूस करें जिसके माध्यम से अभी तक ये नकारात्मक ऊर्जा दोनों ओर से बह रही है। अब आप ग्रेटिट्यूड से, क्षमा भाव में स्वयं को मुक्त करने के लिए अपने हृदय के प्रकाश को उसी सेतु के माध्यम से उन तक भेजें कि यदि ऐसा नहीं होता तो मैं ये सबक नहीं सीख सकता था। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ या करता हूँ। आपके कारण मैंने जीवन में ये सबक सीखा। आप मेरे परम हितैषी हैं। मैं प्रेम, प्रकाश की तरंगों को आपकी ओर भेजता हूँ। आज इसी क्षण से मैं अपनी इस रुकी हुई ऊर्जा का रूपांतरण करता हूँ और अपने भीतर की पवित्र ऊर्जा को इस सेतु के माध्यम से बहने देता हूँ। जब हम किसी नकारात्मक बात को बार बार याद नहीं करते, उसकी जगह हम सकारात्मक बातों को दोहराते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा अपना प्रभाव खो देती है और सकारात्मक ऊर्जा
बहने लग जाती है। उन्हें क्षमा करके, उनसे क्षमा मांगकर, आभार व्यक्त करके किसी पर एहसान नहीं कर रहे। हम स्वयं को अपनी ही रुकी हुई ऊर्जा से मुक्त कर रहे हैं। स्वयं के मन और शरीर के अंदर की ऊर्जा को संतुलित कर रहे हैं। अभी तक अनजाने में, नासमझी में हमने स्वयं को बहुत कष्ट दिया है। आज इसी क्षण मैं इस कष्ट से मुक्त हो जाती हूँ। आज मैं इसी क्षण से इस कष्ट से मुक्त हूँ। I am a powerful soul. I am a wonderful soul. I allow divine energies to flow through my system freely. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for this wonderful meditation. किसी को अपना अनुभव शेयर करना है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? यस। अभी हम एक ऐसे मास्टर का अनुभव सुनेंगे जिन्होंने भावनाओं से ऊपर उठकर कैसे स्वयं को रूपांतरित किया है। हमारे अंदर बहुत भावनाएं होती हैं, बचपन से लेकर अभी तक हम बहुत सारी भावनाओं में उलझे रहते हैं और वो उलझन जो है वो हमारे ऊर्जा के स्तर को कम कर देती है। हम सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। आज हमारे साथ फरीदाबाद से एक सीनियर मास्टर पावनी जी जुड़ी हुई हैं। मैं नीता मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें अनम्यूट कर दें और हम उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त की है और स्वयं को समझकर जीवन में वो कैसे आगे बढ़ी हैं। तो मैं नीता मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज पावनी जी को अनम्यूट कर दीजिए। कर दिया है मैम मैंने। नमस्ते मैम। नमस्ते जैसी मैम। नमस्ते। नमस्ते नीता मैम। नमस्ते ममता मैम। सभी मास्टर्स को नमस्ते। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं 1.5 ईयर्स से ध्यान कर रही हूँ। उसके पहले मुझे सिवियर डिप्रेशन था, तो सिवियर डिप्रेशन में पैनिक अटैक्स आते थे। तो मेरे आंटी फैमिली फ्रेंड हेमलता जी उन्हें इंट्रोड्यूस किया एक सीनियर पिरामिड मास्टर से मुझे। उससे पहले मैं रेकी भी करती थी एंड रेकी मास्टर जो ग्रैंड मास्टर हैं हेमा सेल्वन मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। एक्चुअली वो बीज डाले हैं, थोड़ा सा ये स्पिरिचुअलिटी का बीज उस वक्त पड़ा था, बट रेकी वाज नॉट सफिशिएंट। बहुत ज्यादा डिप्रेशन थी एंड डिप्रेशन का वजह है मेरे पास एक मल्टीपली डिसेबल्ड बच्चा है। मेरी एक बेटी है और मल्टीपली डिसेबल्ड सन है।
बेटी 20 इयर्स की है और बेटा 17 इयर्स का है। He has multiple disabilities, मतलब cerebral palsy उनका मेजर सिम्टम है। cerebral palsy मतलब ब्रेन डैमेज हो जाता है और इनका ब्रेन डैमेज का कारण यह है कि उनको बर्थ क्राई नहीं था। तो बर्थ क्राई नहीं था उस वक्त जब वो ये पैदा हुआ है मेरा बेटा, उस वक्त इतना स्विफ्टली मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलते थे। दैट मीन्स ऐसे बच्चों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। वेंटिलेटर मिलने के लिए 6 घंटा लग गया हमको। एक जो हॉस्पिटल से जहाँ डिलीवरी हुई है वहां से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए 6 घंटा लग गया। एंड 6 घंटे में बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिलता है ब्रेन सेल्स को। ब्रेन सेल्स डेड होते जाते हैं फ्यू सेकेंड्स में, मतलब इंस्टेंटली ब्रेन सेल्स डेड हो जाते हैं। जहां जहां ब्रेन सेल्स डेड होता है वो जो पार्ट बॉडी पार्ट का रिलेटेड एरिया होता है ब्रेन में, वो एरिया डैमेज हो जाता है। ऐसा मेरा बेटा व्हील चेयर बाउंड है, खड़ा भी नहीं हो पाता है और बात नहीं कर पाता है। बहुत 2-3 शब्द बात कर सकता है, मम्मी पापा दीदी ऐसा। और वो सिवियरली विजुअली इम्पेयर्ड भी है विथ सिवियर मेंटल रिटार्डेशन। बिकॉज इतने सारे सेंसरी ऑर्गन्स का प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली मेंटल रिटार्डेशन भी है। वो ऐसा डॉक्टर्स टर्म करते हैं, बट मैं नहीं। I don't think that he is mentally retarded. That is a wrong term also. Mentally challenged बोलना है। हमारे दृष्टि में अब मेडिटेशन आने के बाद वो कभी भी मेंटली चैलेंज या डिसेबल्ड या हैंडीकैप्ड जो भी टर्म्स यूज किया जाता है वो कुछ भी नहीं है अभी जब मेडिटेशन आया है। बट मेडिटेशन के पहले मतलब जब ये पैदा हुआ था तब से लेके जब तक मेडिटेशन नहीं आया मेरे जिंदगी में, बहुत हॉस्पिटल्स हम लोग घूम रहे थे। मतलब चढ़ने वाला सीढ़ी, उतरने वाला सीढ़ी, तरह तरह का हम लोगों ने ट्रीटमेंट्स अपनाया, बट कोई फायदा नहीं था। एंड मैं अपने आप को गुनहगार समझती थी। एक्चुअली मैं सोचती थी कि मेरे वूम्ब में ये बच्चा आया है, मेरे वजह से ये आज ये नौबत है। इतना हॉरिबल मदर दुनिया में नहीं होगी। ऐसा अगर मैं सही इंसान होती तो ये मेरा बच्चा ऐसा नहीं पैदा होता। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ हेट्रेड या सेल्फ लव का कमी होने की वजह से या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये मेरा बच्चा अफेक्ट हो गया है। क्योंकि हमेशा मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में और सेल्फ हेट्रेड में रहती थी। क्यों, मेरा एक बहुत स्वीट फैमिली है बचपन में। मेरे पेरेंट्स दे वर वेरी वेरी लविंग, वेरी वेरी केयरिंग and very very good people according to the society. मेडिटेशन में तो डिवाइन बोल सकते हैं, बट किसी को परेशान नहीं करते थे, अपना काम करते थे। और एक मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया उन्होंने। बहुत खर्चा होता था उस वक्त भी। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना इट्स नॉट अ जोक फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली। मैं पढ़ती थी, बहुत रिच पीपल आते थे वहाँ, अपर मिडिल क्लास एंड रिच पीपल आते थे। मतलब बच्चे रिच फैमिली से या अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। राइट नाउ हमारा सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल है, बट उस वक्त मेरे मदर और फादर दोनों वर्किंग थे, बहुत मेहनत करते थे पूरे फैमिली के लिए। वो बड़े थे फैमिली में, तो एल्डरली मतलब मदर भी बड़ी थी उनके फैमिली में, फादर भी बड़े थे, तो बहुत वो सबके लिए करते थे काम। इन स्पाइट ऑफ दैट हमको भी बहुत अच्छे से देखभाल करते थे, बहुत प्यार देते थे। बट शायद उनके अंदर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग अप टू द मार्क नहीं है, सोसाइटी में जो नॉर्म्स है उनके उस नॉर्म्स के मुताबिक नहीं है। बट हमारे बच्चे बहुत अच्छा
नाम कमाना है, बहुत अच्छा स्टेटस में रहना है, ऐसा बहुत उन्होंने अपना कोई सेविंग्स नहीं किया, उन्होंने पूरा हमारे एजुकेशन के लिए पूरा समर्पण किया। एंड मुझे म्यूजिक में डाला है मेरे माँ ने बचपन में ही, और स्कूल में और म्यूजिक क्लास में, दोनों जगह। स्कूल में तो बहुत सिवियर पनिशमेंट्स मिलता था और बहुत ह्यूमिलिएट करते थे जो बच्चे अच्छे नहीं पढ़ते थे। मुझे बहुत ह्यूमिलिएशन को फेस करना पड़ा, बट ये भी सेंस मुझ में नहीं था कि मुझे जाके घर में बताना है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रही है। आई नेवर एक्सप्रेस्ड, मुझे ये भी आता नहीं था। आई यूज्ड टू बी क्वाइट एंड मैं सोचती थी कि मैं एक इंसान ही नहीं हूँ, हर तरीके से मैं कोई मतलब आई वॉज लॉस्ट कंप्लीटली। आई डिडंट फील दैट आई वॉज अ ह्यूमन बीइंग। जैसे तैसे वो म्यूजिक क्लास में भी वो मास्टर जो है बहुत ही ग्रेट मास्टर है, बट ही यूज्ड टू ऑलवेज से दैट तुमको कभी म्यूजिक नहीं आएगा, तुमको संगीत के लिए तुम नहीं बनी हो, ऐसा हैरासमेंट होता था अननोइंगली। मतलब वो मेरा कर्मा था, ये मुझे पता नहीं है ना। तो उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मुझे मैं इंसान हूँ ऐसा भी समझ में नहीं आता था। तो घर में इतना प्यार, मतलब बहुत बड़ा फैमिली है, सब मुझे लाइक करते थे, बट फिर भी ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का बीज बहुत गहराई में बो दिया गया है। वो बाहर सोसाइटी में क्या हो रही है पेरेंट्स को पता नहीं। तो ऐसा चलता चलता आया। 10th स्टैंडर्ड के बाद जैसे तैसे मैं फर्स्ट क्लास मार्क्स से ही पास हो गई, क्योंकि मैं जो भी सीखती थी कोशिश करती थी कि वो कॉन्सेप्ट्स बेसिक सीखें। तो डेफिनेटली मुझे वो हेल्प किया और मैं फर्स्ट क्लास मार्क्स से पास तो हो गई, बट ये कॉम्प्लेक्स उतरा नहीं। सब लोग सोचते थे कि मैं पास हो जाऊंगी कि नहीं हो जाऊंगी, ऐसा बहुत परेशान थे सब लोग। तो अल्टीमेटली मैं पास हो गई, पर इंटरमीडिएट में चली गई। तो इंटरमीडिएट में मतलब +1 +2 वहाँ इंटरमीडिएट बोलते हैं साउथ इंडिया में, वहां भी साइंस सब्जेक्ट्स लिया, और साइंस सब्जेक्ट्स कुछ मेरे भेजे में नहीं आता था। मुझे थोड़ा बहुत मैथ्स में अच्छा मार्क्स मिला, तो मैंने सोचा मैं कर लूंगी, सब बच्चों के जैसा मैं कर पाऊंगी। ऐसा पता नहीं क्यों आया वो ब्रेन में। मुझे ये भी था कि मुझे प्रूव करना है कि मैं भी ठीक ठाक हूँ, सबके जैसा एक इक्वल हूँ, सब बच्चों के जैसा ही हूँ, ऐसा प्रूव करने का वो अंदर भी वो था। ये नहीं था कि मुझे जो अंदर पढ़ने का इंटरेस्ट है वो जान पाऊं, क्योंकि कोई मेडिटेशन नहीं है। मुझे ये नहीं पता था कि मैं इंसान ही हूँ, बट देन हाउ कैन आई नो दैट मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स लेके मैं इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स लिया इंटरमीडिएट में। तो वहाँ कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, कुछ समझ में नहीं आता था, बट वो कॉलेज का प्रिंसिपल मेरे अंदर जो यूनिकनेस है वो नोटिस किया। ही वाज एन इंग्लिश लेक्चरर, एंड वो जो भी सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन करते थे बहुत मेटाफिजिकल वे में, मतलब जो अभौतिक विषयों के बारे में बहुत सारा वो नॉलेज देते थे। पूरे क्लास में किसी को ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता था, बट मैं फैंटास्टिकली एंजॉय पूरा टेक्स्ट में भर लेती थी। ही बिकेम अ फैन ऑफ मी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा कोई टीचर मुझे प्रेज करना इतना आउटस्टैंडिंगली, मतलब वो उनके दिल में बहुत, उनको ये भी पता चला कि मैं थोड़ा बहुत गाती हूँ। तो जब मैंने गाया तो उन्होंने इतना प्रेज किया कि इंस्टेंटेनियसली पोएट्री भी उन्होंने बोल डाला। तो मैं हैरान हो गई, कोई टीचर मुझे प्रेज करना, मुझे आदत नहीं था। तो मुझे लगा हाँ मुझ में थोड़ा सा कुछ तो यूनिकनेस है, अंदर रहता था, मुझे बचपन से ही रहता था कि मेरे में कुछ यूनिकनेस तो है, मैं कुछ स्पेशल हूँ। बट ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सेल्फ हेट्रेड में बदल गई, और ये इतना भर गई कि मैं अपने यूनिकनेस को या अपने इंटरेस्ट को पहचान नहीं पाई। एंड उसके बाद मैं इंटरमीडिएट जो +1 +2 में फेल हो गई।
तो 1 ईयर वेस्ट हो गया। तो मेरे फादर ने ये सोचा, उनके इंट्यूशन में ये आया कि मेरी बेटी में पढ़ाई नहीं है शायद, तो ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है म्यूजिक का, शी कैन रूल द वर्ल्ड, ऐसा उनको फीलिंग्स आते थे। तो व्हाट ही डिड, बीए म्यूजिक में डाल दिया मुझे। बीए म्यूजिक में डालने के बाद मैं नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स भी अटेंड करती थी। ऑल इंडिया रेडियो का बहुत प्रेस्टिजियस कंपटीशन एक है, उसमें सेलेक्ट होना बेसिक लेवल पे ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे सिटी में जितने ऑल रेडियो स्टेशन है उतने ऑल इंडिया गाना रिकॉर्ड करके बेचते हैं। हम पूरे लेवल में, स्टेट लेवल के नेशनल लेवल तक, यहाँ दिल्ली तक पहुंच गया। तो दिल्ली, दैट वाज एन इम्पॉसिबल थिंग एक्चुअली। बहुत रेयरली वहाँ उसमें सिलेक्शन मिलता है। तो मेरा हो गया नेशनल लेवल में, सिल्वर मेडल मैंने पाया है। मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ एक्चुअली, एंड ऑल थैंक्स टू हर, कुछ भी कोई रिकॉग्निशन मुझे जिंदगी में मिला तो उन्होंने वो म्यूजिक में डाला ना, वो बीज जो उन्होंने बोया वो अब काम आ रही है। मतलब मुझे इंसान जैसा एक रिकॉग्निशन ही नहीं, एक बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट जैसा रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया। एंड ग्रेजुअली ये जो कंपटीशन में सेलेक्ट होते हैं उनको बी ग्रेड लेवल ऑडिशन में डायरेक्टली दे देते हैं, पास आउट कर देते हैं। बी ग्रेड आर्टिस्ट बना दिया मुझे ऑल इंडिया रेडियो ने। उसके बाद मैंने बी हाई के लिए दिया। तो आई वॉज द यंगेस्ट सिंगर टिल डेट, ऑन दैट डेट, कि उतने कम उम्र में कोई बी हाई ग्रेड पास नहीं करते हैं। 35-40 इयर्स में वो कोई भी सिंगर पास करते हैं बी हाई ग्रेड। तो मेरा 20-21 इयर्स में बी हाई ग्रेड हो गया था। तो दैट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग फॉर एवरीबॉडी। बट मुझ में 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं गा पाऊंगी। बट मैंने सोचा कुछ नहीं कर पा रही हूँ तो एटलीस्ट गाने में अपने आप को प्रूव करना है। एटलीस्ट ये एकमात्र पाथ है कि मैं अपने आप को इंसान जैसा प्रूव करूं। देयर इज नो अदर वे। क्योंकि बचपन से ये भी एक भर गया था कि आई डोंट लुक ब्यूटीफुल। जो सोशल स्टेटस के मुताबिक जो ब्यूटी है वो भी मेरे में नहीं है। ऐसा तरह तरह का जो भरना है मैंने अपने अंदर भर लिया। बट ये म्यूजिक में इतना सारा चांसेस नहीं था, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज उस वक्त नहीं थे। पाड़ुता तीयगा करके एसपी बालसुब्रमण्यम जी ने एक रियलिटी शो तो शुरू किया उन्होंने। ही वॉज सो ग्रेट दैट हम सब आर्टिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी देना है करके, उसमें मैं गई थी। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि उन्होंने बोला कि आपके अंदर बहुत सारा एक्सप्रेशन है। यूजुअली एक्सप्रेशन की कमी होती है आर्टिस्ट में, तो आपको बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ऐसा उन्होंने मुझे तारीफ किया। तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड ग्रेजुअली सेमीफाइनल तक पहुंच गई। तो सेमीफाइनल में मेरा वॉइस कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया। दैट मीन्स स्विच ऑन स्विच ऑफ, जैसा रेडियो को स्विच ऑफ करते हैं ना, ऐसा स्विच ऑफ हो गया मेरा। That was also my huge karma. I didn't know that कि मैं सोच रही थी कि मैं इतना इनएफिशिएंट हूँ कि वहां भी जाके मैंने सारा जो भी अपॉर्चुनिटी लाइफ में एक बार मिला, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के से जो बिलोंग करती हूँ, तो कोई चारा नहीं है मुझे टॉप लेवल पे पहुंचना है। तो ये एकमात्र जरिया है कि मैं टॉप लेवल तक पहुंचूं। मेरा एम्बिशन था कि एक बार कम से कम पूरे एक सराउंडेड, मतलब वो एक थिएटर में एक बार मेरी आवाज में सुन लूं। दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन आई बिकम अ प्लेबैक सिंगर। तो ये रियलिटी शो ही एक रास्ता था। वो वहां सेमीफाइनल में ऐसा होने के वजह से स्टेरॉइड दे के किसी तरह वो एपिसोड तो खत्म किया। आई लॉस्ट दैट। के बाद सर ने, एसपी बालसुब्रमण्यम जी,
उन्होंने सोचा कि इस बच्ची को इतने कम उम्र में ऐसा कैसा प्रॉब्लम है, तो उनके डॉक्टर के पास मुझे ट्रीटमेंट करवाने के लिए बुलाया। तो फॉर्चुनेटली कुछ नहीं था मुझ में प्रॉब्लम। तो ही टोल्ड दैट आई विल इंट्रोड्यूस टू अ म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर। बट उस दिन उनका तबीयत सही नहीं था, तो हम लोग नहीं जा पाए। ऑल द वे हमको तिरुपति में मैं पढ़ती थी, आंध्रा मतलब हैदराबाद में मेरे फादर रहते थे घर में। तो मेरे फादर मुझे लेके चेन्नई, जहाँ एसपीजी रहते थे, वहां तक लेके गए। एक अपॉर्चुनिटी था म्यूजिक डायरेक्टर से मिलके एक फिल्म में म्यूजिक गाने का एक अपॉर्चुनिटी था। वहां भी मैं अपना चांस गवा दिया, क्योंकि सर नहीं आए थे। तो उस म्यूजिक डायरेक्टर ने लाइटली ले लिया मुझे, क्योंकि मुझे फिल्म नॉलेज नहीं था, मैं कोई ज्यादा मूवीज नहीं देखती थी। तो वो कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो उस जनरल नॉलेज में मैं थोड़ा सा वीक थी वो फिल्म्स के बारे में। तो ही डिडंट लाइक दैट, सो मुझे अपॉर्चुनिटी चला गया। ऐसा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिल्ली तक जाती थी फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, वो चले जाते थे। दूसरा एक बहुत बड़ा एपिसोड्स एसपीजी ने सिंगर्स के लिए जो अच्छा गा रहे हैं, टैलेंटेड है, उनके लिए किया। उसमें भी जो सिंगर्स है सारे अभी मेरे जो कॉन्टेम्पररीज है सब प्लेबैक सिंगर्स बन गए एक्सेप्ट मी। तो शादी करूं या ऑडियो कैसेट रिलीज करूं, ऐसा मेरे पिताजी को मन में चल रहा था। मेरी बेटी टैलेंटेड है, तो मुझे एंकरेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने बोला था मेरे पास इतना पैसे हैं, तो या तो मैं शादी कर सकता हूँ या ऑडियो कैसेट रिलीज कर सकता हूँ। तो मैंने बोला आप शादी कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं गुड लुकिंग भी नहीं हूँ, तो अगर ये ऑडियो कैसेट क्लिक नहीं हुआ तो ये इन लोगों के लिए मैं बोझ बन जाऊंगी, जो इन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया मेरे लिए। एंड डे इन डे आउट दे यूज्ड टू पूरा दिन मेरे म्यूजिक प्रैक्टिस, मेरा म्यूजिक क्लासेस, उसमें ही पैसा बहाते थे वो। तो उसके बाद मेरे फादर ने एग्री किया, मैचेस देखना शुरू किया। तो शादी के लायक पढ़ाई तो भी तो होना चाहिए, क्योंकि बीए म्यूजिक कोई पढ़ाई जैसा कंसिडर नहीं करते हैं सोसाइटी में। तो आई डिड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर वहाँ तिरुपति में। तो इतने में मैच फिक्स हो गई है। तो मेरे हस्बैंड बिना किसी को देख के फर्स्ट गो में ही उन्होंने ओके कर दिया। तो मुझे डाउट हो रहा था कि क्या इन्होंने सही से मुझे देखा है कि नहीं, क्योंकि इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अपने आप को इंसानी नहीं समझती हूँ। तो ऑब्वियसली वो डाउट आ रहा था, सही से देखा है कि नहीं। हर जगह डाउट, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सेल्फ हेट्रेड, ये मुझे परेशान करता ही रहा। एक तरफ पैरेलली बहुत सक्सेस भी मिल रहा था म्यूजिक में, बट वो काफी नहीं था मेरे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को मिटाने के लिए या सेल्फ हेट्रेड को मिटाने के लिए। आई यूज्ड टू कैरी अलोंग विद मी। शादी हो गई, शादी में भी मेरा कॉम्प्लेक्स जो है, मैं खाना बनाने के लिए भी कांपती थी। मुझे आता ही नहीं था, जो भी ट्राई करती थी सारा फ्लॉप 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 होता था। इतने लो एनर्जी इसमें रहती थी कि मुझे पता भी नहीं है कि कोई एनर्जी करके कुछ होता है। इतना फियर में, इतना सेल्फ हेट्रेड में रहने से ये इमोशंस कंटिन्यू होता रहा। एंड ये इमोशंस ने क्या किया मुझे, जो स्कूल के टीचर्स हैं उनके ऊपर नफरत, एंड जो सिचुएशंस, जो पीपल मेरे लाइफ में इन्वॉल्व है मेरे फेल्यूर के लिए, सब के ऊपर नफरत या दुख, सौरो भरा हुआ था मुझ में। ये बार बार वो उसको याद करती थी और रोती थी, याद करती थी और रोती थी। आई डिडंट नो दैट सालों साल मैंने इन इमोशंस को कैरी करते हुए आगे बढ़ती गई। एंड उसके बाद मेरी बेटी पैदा हुई। बहुत लवली चाइल्ड थी, क्योंकि हमेशा हैप्पी, हमेशा हेल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। 1 ईयर तक अच्छा सा चला। सडनली मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। आई डिडंट नो दैट आई वाज प्रेग्नेंट आल्सो। आई यूज्ड टू फीड माय फर्स्ट चाइल्ड। अचानक मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ।
तो अबॉर्ट नहीं किया क्योंकि एक अंदर ये था कि ये वो सोल नॉलेज हो सकता है, क्योंकि मुझ में ये फीलिंग आता था कि कोई प्राणी को किल करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो मैं फिजिकली वीक थी एंड ये इमोशंस तो रहता ही है अंदर, कभी नहीं गया। तो अल्टीमेटली 8.5 मंथ्स में कुछ टेंशन आया मुझे, तो बीपी शूट अप हो गया। अब तब तक कोई बीपी नहीं था। बीपी आने की वजह से इमरजेंसी में सर्जरी करना पड़ा, बेबी को डिलीवर करना पड़ा। सर्जरी सिजेरियन थी, बट बर्थ कराई नहीं है बेबी का। मेरा भी जान जाते चाहते मैं बच गई। मेरी बेटी ही याद आ रही थी। मेरे बेटे के तरफ मुझे कोई उतना अटैचमेंट उस वक्त नहीं था। आई डिडंट फील एनी अटैचमेंट या लव। तो मेरी बेटी का, मेरा रीसाउंड आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मेरी बेटी का जिंदगी क्या हो जाएगा, मैं अगर चली जाऊंगी तो ऐसा। उस ऑपरेशन टेबल में ही मुझे होश भी आ गया। एनेस्थीसिया, फुल ऑन एनेस्थीसिया था, फिर भी मुझे होश आ गया। टंग ट्विस्ट होके पीछे चली जा रही थी, बट एक ही रे ऑफ होप, मतलब मुझे मेरी बेटी के लिए जिंदा रहना है। मतलब इतना सेल्फ हेट्रेड रहने के बावजूद मुझ में वो क्राइसिस में उभर के आने का कैपेसिटी भी मुझ में है। ऐसा मुझे बाद में आई रियलाइज कि जब क्राइसिस टाइम है, एंड मौके पे मैं अपने आप को पुशअप करती हूँ और बाहर आ जाती हूँ। ये एक एबिलिटी है मुझ में, ऐसा पता चला मुझे, आई रियलाइज। देन पूरा बच्चे का देखभाल, मतलब एक निवाला खिलाने के लिए बहुत टाइम लगता था। इयर्स टुगेदर मैंने उगता हुआ सूरज को या डूबता हुआ सूरज को नहीं देखा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता था, सूरज आ रहा है या जा रहा है, डे है नाइट है। मैं अलग रहती थी मेरे पेरेंट्स के पास, मेरे हस्बैंड अलग रहते थे। ऐसा बहुत इयर्स हम लोगों ने ये टर्मोइल झेला। एंड डॉक्टर्स हमेशा बोलते थे कि आपका बेटा, जो सिचुएशन आपका बेटा का है वो ज्यादा नहीं जिएगा। तो मैं सुनती नहीं थी बिल्कुल। मुझे लगता था कि नहीं, मैं इसको जीवित रखूंगी और इसको अच्छा भी कर दूंगी। मतलब जी जान लगाती थी कि क्या बुक्स पढ़ती थी, सारे मेडिकल मेथड्स क्या क्या है, रिवाइव। कोई भी बॉडी का सेल रिपेयर हो सकता है, बट ब्रेन का सेल रिपेयर नहीं होता है। ऐसा इंग्लिश बुक्स में, एलोपैथी बुक्स में, इंग्लिश मेडिसिन में ऐसा उनका पढ़ाई है। बट होता है, बट ये रेयरली होता है, बहुत मुश्किल है। मैंने सोचा कि एक रे ऑफ होप तो है, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी। ऐसा करते 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 14 इयर्स 15 इयर्स तक आ गया मेरा बेटा। तब मुझे समझ में आ रहा था कि कोई रे ऑफ इम्प्रूवमेंट उसके बॉडी में नहीं था। पहले कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स दिखते थे, तो मैंने सोचा कि मैं करूंगी। इस बीच में एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगी। सब एक ऐसा बच्चा को जन्म देना एक स्टिग्मा जैसा माना जाता है सोसाइटी में। तो वो स्टिग्मा बहुत साल मतलब उसके साथ पहले मैं उस स्टिग्मा के नीचे मैं दब गई। उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि अरे, मैं तो इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे में काम कर रही हूँ मेरे बेटे के लिए। मैं अपना खुशी सब कुछ छोड़ रही हूँ, तो मैं सब कुछ कर रही हूँ उसको जिंदा रखने के लिए, एंड आई एम रेस्पेक्टिंग माई चाइल्ड। पहले मैंने डिनाई किया। मेरे हस्बैंड से पूछा गया था कि डॉक्टर ने पूछा था कि ये बच्चा का क्वालिटी बिल्कुल नहीं होगा। मतलब जो जिस तरीके से आपका ये जो सारा सिचुएशन हुआ है, इस बच्चे को बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्पेशली ही विल बी मेंटली चैलेंज्ड लाइफ लॉन्ग, ऑल ओवर हिज लाइफ। तो बचाना है कि नहीं बचाना है? ट्रीटमेंट भी बहुत कॉस्टली थी। उस वक्त हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था कि ट्रीटमेंट कराएं। तो लकीली मेरे पेरेंट्स ने हेल्प किया, तो हम ट्रीटमेंट करा पाए और बचा पाए। मेरे हस्बैंड ने उसी क्षण डिसीजन लिया कि नहीं, जैसा ही है, जैसा भी है, मेरा बच्चा है, मेरे पास आया है, उस दुनिया से इस दुनिया तक, इस भूमि पे मेरे पास आया है, मेरे घर में पैदा हुआ है, तो आई विल एक्सेप्ट हिम एज इट इज। ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया।
बट मेरे में उतना हिम्मत नहीं था। मुझ में यही था कि अभी जो सेल्फ हेट्रेड जो कुछ मैंने झेला, फिर मेरी बेटी को झेलना पड़ेगा, ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्योंकि शी वाज सच अ डार्लिंग चाइल्ड कि हमेशा खुश रहती थी कि इसका लाइफ मेरे जैसा नहीं बनना है, इसका लाइफ मेरे जैसा नहीं बनना है, ऐसा हमेशा एक फीलिंग रहता था। उस अर्ज में मैंने बोल दिया कि ऐसा कैसे आपने एक्सेप्ट किया कि उसको बचाना है। इतना क्रूएली, इतना इनसेंसिटिवली मैं थी, क्योंकि ये इमोशंस हमारे अंदर की जो ह्यूमन टेंडेंसीज को या डिवाइन टेंडेंसीज को मार डालते हैं। ये कोई अच्छा इमोशंस नहीं, इसको पाल के हमको आगे लेके जाने वाला इमोशंस कभी भी नहीं। बट हमको नहीं पता, हम उसमें डूब जाते हैं। तो मैं ऐसा इतना इनह्यूमन वे में मैंने बोला आई फील अशेम्ड, बट वो सारे गिल्ट से मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मैंने जी जान लगाया मेरे बेटे को ठीक कराने के लिए। उस वक्त के बाद कुछ ही दिन मैं डिनायल में थी। डिनायल मीन्स एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी मेरे बेटे को बेटा जैसा। बट कुछ ही दिन के बाद मैं अपना टोस्ट में खड़ी हो गई। यस, आई शुड डू एवरीथिंग फॉर हिम, ऐसा मैं आ गई थी। तो मेरे हस्बैंड है एक, बहुत थैंक यू। एंड उसके बाद 14 इयर्स तक ऐसा ही चलता रहा। 14 इयर्स के बीच में सब लोग हंसते थे या ह्यूमिलिएट करते थे, मुझसे पूछते थे कि तुमने केयर नहीं लिया क्या, ऐसा पूछते थे। तरह तरह का क्वेश्चंस, तरह तरह का ये हम लोग फेस करते थे। बहुत लोग बात करना भी छोड़ दिया कि ऐसा फैमिली को थोड़ा क्योंकि वो लोग सोचते थे कि हम खुश है तो इन ये दुखी है ना, इनका बच्चा ऐसा है ना, ऐसा। बट हम लोग कभी शो नहीं करते थे कि हमको दुख है। बट फिर भी डिनायल तो डिनायल वो सोसाइटी से मिलता है। तो ओके वो सब झेलते हुए डॉक्टर्स बोलते थे कि ये जिंदा नहीं रहेगा, फिर भी मैं सोचती थी कि नहीं, जिंदा रहेगा। 14 इयर्स में मैं होप छोड़ना शुरू किया, क्योंकि कुछ भी इम्प्रूवमेंट आना बंद हो गया। तो उस वक्त से मेरा ये डिप्रेशन, सिवियर पैनिक अटैक्स ऐसा शुरू हो गया। एंड मैं जिस डिप्रेशन में थी, मुझे सब मेरे फ्रेंड्स या जो भी नॉलेजेबल है उन्होंने बोला कि तुम साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करो, अदरवाइज तुम्हारा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा। मुझे एक तरफ लगता था कि मैं और नहीं जी पाऊंगी, बट एक तरफ लगता था कि मुझे जीना है मेरे बच्चों के लिए। मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चों का क्या? ऐसा ये फाइट चलता रहा। एंड और एक बात आता था, अगर मेरा बच्चा मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा बच्चा मेरे से पहले चला जाना है, ऐसा भी आता था। और एक थॉट आता था कि अगर मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने चला जाएगा तो मैं तो उसी वक्त कोलैप्स हो जाऊंगी, तो फिर मेरा बेटी का क्या? ऐसा तरह तरह का ये सब मार डालते थे वो थॉट्स, इमोशंस, वो सॉरो। सो इतने सिवियर पैनिक अटैक्स आते थे कि एक एक मिनट मुझे लगता था कि लाइफ को कैसे लेके आऊं, लाइफ को पकड़ूं, मतलब वो सांस को पकड़ूं और जी लूं। एक बार सारे गॉड्स को प्रे करती थी कि ये एक बार चांस दीजिए, मैं मुझे खींच लीजिए, नहीं तो मैं अंदर वो खाई में अंदर 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 चली जा रही थी। वो पैनिक अटैक बहुत मिजरेबल होता है। तो मुझे रेकी मैम मिला, मतलब ग्रैंड मास्टर जो है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। होम्यो मेडिकेशन लिया, बेटर जी पाती थी होम्यो मेडिकेशन से, बट कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं था, पैनिक अटैक्स आते ही रहे। उसके बाद सीनियर पिरामिड मास्टर श्रीदेवी मैडम, मेरे आंटी हेमलता जी के थ्रू मुझे इंट्रोड्यूस हुआ। आई रिजेक्टेड एक्चुअली, मुझे और शर्मिंदा नहीं होना है सबके सामने। मैं सब कुछ बताते बताते मैं बहुत इंसल्ट हो रही हूँ सबके सामने, कुछ फायदा नहीं मिल रहा है और अपने आप को शेम नहीं कर सकती हूँ, रहने दीजिए मुझे, ऐसा ऐसा बोला। बट उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके एक बार उनसे बात करो, ऐसा बोला। शी इज अ वेरी सीनियर पिरामिड मास्टर, बहुत घंटों घंटों वो ध्यान करते हैं। और उन्होंने जब फर्स्ट डे बात किया, मैं कुछ भी कनेक्ट नहीं हो पाई, बट उनके एनर्जी इतना हाई है, मेरा एनर्जी इतना लो है, बिकॉज ऑफ माई इमोशन, सॉरो, सेल्फ हेट्रेड। कितना लो एनर्जी में रहती थी मुझे ही पता नहीं है। आई वॉज अ गुड ह्यूमन बींग, ऐसा फील करती थी। बट गुड ह्यूमन बींग होना ये काफी नहीं है, तो हम अपने आप को
एक बैलेंस में रखना, ये ज्ञान ही नहीं है। तो उनके साथ जब बात किया तो उनके एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाई। आई हेटेड हर वॉइस, इतना मुझे लगता, बट इतना हाई एनर्जी उनका है कि मैं हील हो रही थी, मुझे ही पता नहीं है। रोती रही, मुझे पता ही नहीं है मुझे हीलिंग हुआ है उनके वर्ड से। एक पिरामिड मास्टर का रोल देखिए, कितना सोलेस, कितना लाइफ गिविंग है। तो उसके बाद 1 मंथ उनसे बात ही नहीं किया। आई फेल्ट वेरी रिच, को बहुत रिफ्यूजल था मेरे अंदर। तो 1 मंथ के बाद टीचर्स डे पे हर एक टीचर को मैं ग्रीट करती हूँ, ये मेरा प्रैक्टिस है बहुत सालों से। मेरे लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट जिन्होंने लेके आया है मुझे, बिकॉज आई लव टू हैव अ गुरु। मुझे एक अच्छा टीचर नहीं है, जो मुझ में टैलेंट को बाहर लेके आने वाले टीचर नहीं होने के वजह से मेरा लाइफ ऐसा हो गया बोल के एक तड़प थी, एक गुरु की तड़प थी मेरे अंदर। इसलिए मैं हर एक टीचर को ग्रीट करती थी जो मेरे जीवन में थोड़ा सा भी रोल लिया है। ऐसा ही मैडम को भी, सीनियर पिरामिड मास्टर जो श्रीदेवी मैडम है, उनको भी फोन किया तो उन्होंने बात किया मेरे से, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो मेरे से, ऐसा बहुत प्यार से बात करते हैं वो, बहुत स्मूथ है उनका, सॉफ्ट है, बहुत ही लविंगली बात करते हैं वो। फिर भी उस वक्त मुझे लगा ना कोई मेरे गर्दन पे बैठ के ऐसा बोल रहे हैं कि करो, तुम मेडिटेशन करो, अदरवाइज तुम्हारा लाइफ चली जाएगी तुम्हारे हाथ से। ऐसा कोई पता नहीं वो कौन सी एनर्जी है, मुझे उस दिन मुझे लगा कि नो, आई शुड मेडिटेट। ऐसा लगा मेडिटेशन इज द ओनली वे विच कैन, ये सारे प्रॉब्लम से मुझे बाहर लेके आना, जिंदा रहना है तो मुझे मेडिटेशन करना है, ऐसा मुझे क्लैरिटी आ गया अंदर से, इंट्यूशन से। तो उस दिन से लेके दिसंबर तक, सितंबर 5 से लेके दिसंबर तक उन्होंने मुझे काउंसलिंग दिया। कोई मेडिटेशन नहीं कर पाई मैं, इतना लो एनर्जी में थी मैं कि मेडिटेशन तो दूर की बात है। बहुत बातें करते 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 दिसंबर तक ऐसा आई और थोड़ा इंसान जैसा बनने लगी और बहुत डिपेंड करती थी मैडम पे। बट ग्रेजुअली क्या हुआ, ये दिसंबर में 3 घंटे आपको ध्यान प्रचार करो, ध्यान करो, ध्यान करो बोलो। तो मैं पागलों की तरह ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो बोलती रहती थी। सब हंसते थे, कुछ लोग, सब लोग समझते थे कि ये तो लॉस्ट है, कुछ तो है टेढ़ा इसमें, इसलिए जब भी मिलते हैं कुछ और बात नहीं करती है, ध्यान करो बोलती है। तो हर चीज को ध्यान से रिलेट करके, लिंक अप करके फिर ध्यान करो बोलती है। तो ऐसा लोग थोड़ा सा इरिटेट भी हो रहे थे, बट कुछ लोग ऐसे थे कि रिस्पॉन्ड किए। मेरे घर के सामने जो नेबर मानवी है और एक लेडी कुसुम शर्मा जी, ये दोनों, वो कुसुम शर्मा जी मेरे घर में आए थे, तो वो बहुत डिप्रेस थे, तो मैंने बोला मेडिटेशन करेंगे, तो मुझे आता नहीं है तो मैंने सिखाया। ऐसा मेरे सामने जो मैं नेबर मानवी जी, उन्होंने भी बोला मुझे सीखना है। अब क्या बोल रहे हैं, मेडिटेशन सीख तो लूं, ऐसा ट्राई करना है, उनके अंदर से आया। तो ऐसा उन दोनों से शुरू हुआ, बहुत सारे लोग जुड़ गए। 30-40 मेंबर्स मेरे घर में आके मेडिटेशन करना शुरू किया। दे यूज्ड टू लव टू कम टू माय हाउस। थोड़ा सा प्यार के लिए तरसती थी मैं, तो इनफाइनाइट लव मुझे मिल गया। सब ग्रुप मेंबर्स से इतना लव मुझे मिला कि मैं इतना डूब गई कि ये घर मेरा घर है ऐसा नहीं सोच रही थी, ये सबका घर है ऐसा सोचना शुरू किया। और मेरे सोच में देखिए कितना फर्क आ गया। एंड मैं अपने बच्चों के लिए नहीं सोचती थी, मैं सबके लिए सोचती थी। जो बच्चा कब मरेगा, मैं कैसे जीऊंगी, ऐसा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी थॉट से उभर के मैं उनके बारे में सोचना, ये नेगेटिव सोचना बंद कर दिया। क्योंकि दूसरों को आनंद मिल रही है तो वो मेरा आनंद बन रहा था। तो ये दुख से, ये इमोशन से बाहर आने के लिए मुझे मेडिटेशन सेल्फ के लिए करना नहीं, दूसरों के जीवन में हैप्पीनेस भरने से मुझे एक्चुअली ये सौरों से बाहर आने का एक ये मिल गया। सब लोग मुझे तारीफ करते थे, बट दे डोंट नो दैट एक्चुअली दे आर हेल्पिंग मी। मैं हमेशा बोलती थी, यू आर हेल्पिंग मी, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ आपको।
तो ऐसा क्यों बोलते हो, इतना आप कर रहे हो ऐसा बोलते हैं, बट टिल डेट आई फील दैट दे वर हेल्पिंग मी. नाउ आई फील वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम कि इतना प्यार मुझे दिया है, क्योंकि वो प्यार ने मुझे जिंदगी दिया है, जीना सिखाया है. और जब पिरामिड वैली में बैंगलोर में गई थी, तो सर मतलब श्रीदेवी मैडम ने ही एनकरेज किया पिरामिड वैली में जाने के लिए. तो यहाँ वसंता मैडम से भी कनेक्शन हुआ है, और वसंता मैडम बहुत हेल्प कर रहे थे मुझे, यहाँ मास्टर्स भेज रहे थे. और इसके थ्रू ही जैसी मैडम, अरुणा मैडम, ये सब बहुत हेल्प कर रहे थे हमारे ग्रुप के लिए. वो आते थे या वो ऑनलाइन क्लास लेते थे, ऐसा हमको बहुत हेल्प मिलता था दिल्ली पिरामिड सोसाइटी से. सारे मास्टर्स इतना लविंगली हमको हमारे साथ कनेक्ट हो जाते थे. और उसके बाद मेरे मैडम, श्रीदेवी मैडम ने बैंगलोर जाने के लिए इंसिस्ट किया. वहां का एनर्जी, सर का एनर्जी से आप जब कनेक्ट हो जाओगे तो आपका बहुत चेंजेस आएगा, ऐसा इंसिस्ट किया. सर का एनर्जी मैं ले ही नहीं पा रही थी, उनका एनर्जी लेवल तक मैं पहुंची ही नहीं. वो तब मुझे पता चला कि मुझे अंदर बहुत बेचैनी, बहुत वो सारा डिप्रेशन फिर से आना शुरू हुआ. एंड उल्टा वो ये क्या हो गया, वहां सर सिखा रहे थे, क्योंकि सर से कोई कनेक्शन नहीं था मुझे यही लगता था कि जो भी मैडम पत्री सर के बारे में बोलते थे, कि मुझे लगता था कि जो बचपन से मैं दुखी होती थी कि एक गुरु को कैसे होना चाहिए, ऐसा पूरा लक्षण सर में है. जो भी मैं चाहती हूँ, सबको इक्वल देखना है, सबको रेस्पेक्ट करना है, बस ये मेरा इंटेंशन था. एक ह्यूमन को रेस्पेक्ट करना है विदाउट एनी कंडीशंस. कंडीशंस क्यों होना चाहिए? रिच होना है, ब्यूटीफुल होना है, बहुत पढ़े लिखे होना है, ये सब कंडीशंस क्यों? ऐसा मेरे अंदर जो भी क्वेश्चंस आते थे, दुख होता था कि व्हाई पीपल आर नॉट रेस्पेक्टिंग अदर. वो सारा सॉल्यूशंस मुझे ये पत्री सर के द्वारा मुझे मिल गया है. दिस इज द अल्टीमेट टीचिंग. मुझे लगा ये अल्टीमेट गुरु है, अल्टीमेट टीचिंग दे रहे हैं तो अल्टीमेट गुरु है वो. तो मुझे कोई गुरु के कनेक्शन फील नहीं किया, क्योंकि मेरे में अभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. तो मैंने सोचा मैं कनेक्शन नहीं फील कर रही हूँ, बट दिस इज द ओनली पाथ आई कैन वॉक. मेरा जीवन को फुलफिल करना है. कहाँ मैं मर जाऊंगी ऐसा सोच रही थी. मेरे बेटे का दुख, मतलब वो जो चला जाएगा वो दुख मुझे इतना डुबाता था कि मैं सोचती थी कि अब मैं नहीं बचूंगी, अब मैं मर जाऊंगी. वहां से लेके मुझे जीवन जीना है, क्योंकि मुझे जीवन जीने का रास्ता मिल गया है. वो रास्ता ये है कि जो गुरु हर एक आत्मा के लिए इतना सोच रहे हैं, जो मैं चाहती हूँ कि हर एक आत्मा को रेस्पेक्ट मिलना है, तो ऐसा गुरु के पीछे मैं चलूंगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा. तो मैंने ठान लिया था. बट वहां पिरामिड वैली में जाऊंगी तो मुझे लगा कि मैं गुरु के लेवल तक पहुंची नहीं, मतलब उनका स्टूडेंट बनने लायक ही नहीं हूँ. क्योंकि उन्होंने बताया उस दिन कि बुद्धा बनना है यहाँ सभी को. बुद्धा बनना मतलब आपके बच्चे को आपके आंखों के सामने मार डालेंगे तो भी आपको निश्चल स्थिति में, बैलेंस में रहना है. मैं टूट गई. जो दुख में झेल नहीं पा रही थी, फेस नहीं कर पा रही थी, सब लोगों को ध्यान करवाने से, ध्यान प्रचार करने से दुख से भाग रही थी, एस्केप कर रही थी, बट वो दुख को अटेंड नहीं कर रही थी. तो सर से मिलने के बाद बुद्धा बनना है तो बहुत हो गए. मैंने सोचा इस लाइफ में इनके स्टूडेंट बनने लायक मैं नहीं हूँ, ऐसा टूट गई. अब मैं क्या करूं? इनके स्टूडेंट नहीं बनूंगी तो मैं ध्यान प्रचार कैसे करूंगी? और मेरा लाइफ में जो मैंने सोचा था वो सब टूट जाएगा, मेरा जीवन जीने का सहारा टूट जाएगा. ऐसा मैं बहुत डाउन हो गई थी. बट मैंने सोचा नो, मैं अब डाउन नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि यहाँ 30-40 लोग मेरे घर में होप था उनको कि यहाँ के ध्यान करेंगे. अगर मैं टूट जाऊंगी तो सब टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होने दूंगी. तो मैं ट्राई करूंगी. ऐसा ट्राई करके एवरी डे, एवरी मिनट आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ मैं बुद्धा बनूंगी, मैं बुद्धा हूँ, मैं बुद्धा हूँ, मैं बुद्धा बन रही हूँ. ऐसा अपने आप को अंदर एफर्मेशंस देती थी. एंड
सिचुएशंस ऐसे आते थे कि जो भी लोग डेथ से दुखी है, डेथ के वजह से वो शैटर्ड है, उनके लव्ड पीपल जो है उनके फैमिली, वो चले जाने के वजह से वो शैटर्ड है, सब लोग मेरे पास आते थे और मैं इस वजह से मैं डिप्रेशन हूँ बोलते थे। जो डेथ से मैं भागना चाह रही थी, हर एक को मुझे काउंसलिंग करना पड़ता था, और मैं कैसे काउंसलिंग करूं उनको जो ज्ञान मुझे ही नहीं है। तो मैं सोचती थी कि मैं ये ज्ञान उनको नहीं, अपने आप को दे रही हूँ, ऐसा सोच के मैं उनको ज्ञान देती थी। मतलब वहां मास्टर्स एंटर करेंगे और जो भी ज्ञान मेरे थ्रू उनको जाना है और मुझे मिलना है, हमको मिल जाएगा। ऐसा हमेशा वो डेथ वाला ही मेरे पास आता था। तो ये बिकेम अ चैलेंज टू मी कि ये डेथ तो मुझे फेस करना ही है, तभी मैं सर का स्टूडेंट बन सकती हूँ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं अभी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया मैंने। मेरा बेटा क्यों आया है ये सीनियर मास्टर से मुझे पता भी चला कि ये ध्यान प्रचार करवाने के लिए ही मेरा बेटा आया है। He didn't want to improve himself any time. मैं हाथ ठीक करूं, आंखें ठीक करूं, स्पीच ठीक करूं, मेंटल रिटार्डेशन ठीक करूं, ये सब मैं लगी रहती थी। वो सारा कुछ मायना ही नहीं रखता है उनके सोल के लिए। उनका सोल ये चाहता है कि मुझे डिविनिटी में रहना, दूसरों के अंदर डिविनिटी को देख पाना, जो बचपन से मेरा ख्वाहिश था। बट मुझे पता नहीं था ये कि ये मेरा लाइफ एम्बिशन है, ये मेरा लाइफ पर्पस है। वो सिखाने के लिए और मेरे से करवाने के लिए आया है। उनका सोल पर्पस ही वो है। वो जीवन इसलिए लिया है कि मुझे उद्धार करने के लिए। इतना डिवाइन सोल मेरे पास आया है, तो अब मेरे तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आई शुड बिकम लाइक दैट। तो आई एक्सेप्टेड दैट डेथ ऑल्सो। वो अभी जीवित है, पर उन्होंने मुझे चुनौती दिया कि तुम्हें विश्व जननी बनना है, केवल मेरी माँ नहीं, तुम हर एक के अंदर मुझे देखना है। तो दैट इज योर चैलेंज, दैट इज योर लाइफ पर्पस। सो नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट मुझे विश्व जननी बनना है। कहाँ वो डेथ से भाग रही थी, सेल्फ हेट्रेड, ये सब अभी भी सेल्फ हेट्रेड है, पूरा नहीं गया है। बट ये मैं आई कैन टेल यू दैट इमोशंस को हटा के जो लाइफ पर्पस पे आ गई। इमोशंस तभी तक रहेंगे जो डुबाने वाले हैं हमको, जब तक हम अपने लाइफ पर्पस को नहीं जानेंगे। जब लाइफ पर्पस जान जाते हैं तो ये सारे इमोशंस डाउन हो जाएंगे। अभी भी मेरे में इमोशंस है, वो सेल्फ हेट्रेड का, मैं नहीं कर पाऊंगी, बट इट्स ओके, उससे भी मैं बाहर आ जाऊंगी। अगर डेथ के फोबिया से मैं बाहर आ गई हूँ, मेरा बेटा चला जाएगा इस डर से मैं बाहर आ गई हूँ। कैसे आई हूँ? मेरा बेटा यहाँ है, कहीं और भी है, हर जगह है। मेरा बेटा यूनिवर्सल है, देन मिस करने का सवाल ही नहीं उठता है। आत्मा तो यूनिवर्सल ही है। तो ये मैं लर्न कर रही हूँ एंड मुझे लग रहा है कि मैं कर लूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू पावनी जी, थैंक यू। जो आप कह रही हैं ना कि अभी भी कुछ बचा हुआ है रेसिड्यू, है ना, तो जैसे जैसे आप सर्विस करती जाएंगी, प्यूरिफिकेशन होते जाएगा, सब चीजें रिलीज हो जाएंगी। थैंक यू पावनी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत समय लिया मैम, क्षमा करिए। नहीं, इट्स ओके। ये सभी का प्लेटफॉर्म है, पर सब कुछ कवर करने के लिए समय ओके, बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू। हाँ जस्सी मैम, इस बहाने आपकी जर्नी तो हमने सुन लिया। थैंक्स अ लॉट थैंक यू जस्सी मैम, थैंक यू नीता मैम, थैंक यू। हम वो इमोशंस एक्सेप्ट नहीं करते, उससे ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते, ध्यान को नहीं अपनाते, तो वो इमोशंस हमें कितना डुबा देती हैं। और उन्हीं परिस्थितियों में रहकर जब हम ध्यान को अपनाते हैं, अपना फोकस चेंज करते हैं, अपनी एनर्जी को चेंज करते हैं, जब हम सज्जन संगत करते हैं, सीनियर मास्टर्स की संगत में रहते हैं, तो वो हमें उठा देते हैं। जैसे पत्री सर बार बार कहते हैं कि त्रिजगती सज्जन संगत रेखा भवती भवा नव तरणे नौका। तीनों लोकों में सज्जन संगत ही भव सागर को पार करने की नौका है। जैसे मैडम का आपने एक्सपीरियंस सुना कि वो इतना ज्यादा डूब रही थी, लेकिन
वो जो सीनियर मास्टर थे उन्होंने उनको समझाकर इस दुख से बाहर निकाला और उनको इतना तैयार कर दिया कि वो दूसरों को भी ध्यान सिखा सकी। और उन्होंने उस चीज को, अपने बेटे के इमोशंस को, उसका डेथ जो उसको बताया जाता था कि वो ज्यादा नहीं जिएगा, उन दोनों चीजों को एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारी जो इमोशनल एनर्जी होती है, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। जब हम दुनियादारी में दूसरों का दुख सुनते हैं, बात सुनते हैं, हम उसमें उलझ जाते हैं और जाने अनजाने हमारे खुद के इमोशनल टर्मोइल तो होते ही हैं, हम दूसरों की एनर्जी भी सक कर लेते हैं। तो हम दूसरों की एनर्जी ना सक करें, इसके लिए हमें अवेयरनेस में रहना है और हमें इमोशंस को नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पुश नहीं करना है, उनको एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करके हमें उस एनर्जी नॉट्स अपने बॉडी में नहीं बनाने हैं, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी सही फ्लो करती रहे और बीमारियां पैदा ना हो। आपने लुइस एल हे को पढ़ा होगा, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरह हमारी एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में डेंस हो जाती है, स्टोर हो जाती है बॉडी पार्ट्स में, और वो एनर्जी बीमारी पैदा करती है। कोई भी इमोशन अपने आप में गलत नहीं है, हमें हर तरह की इमोशन से ऊपर उठना है। हमें लगता है हमें नकारात्मक इमोशन से ऊपर उठना है, लेकिन अगर हमें कोई खुशी भी मिलती है तो उससे भी हमें बाहर आना होता है। तो कोई भी इमोशन गलत नहीं है। जब हम किसी इमोशन के साथ कोई अपनी स्टोरी जोड़ लेते हैं, अनहैप्पी स्टोरी, तो वो इमोशन अनहैप्पी बन जाती है। जैसे पहले मैडम को लगता था कि मेरा बेटा है ये चला जाएगा, तो अनहैप्पी स्टोरी थी। लेकिन जैसे ही पत्री सर ने उनको बताया, ये बात सुनी उन्होंने पत्री सर के मुंह से कि बुद्धा तभी बन सकते हैं जब आप उस चीज को, मृत्यु को स्वीकार करो, तो वो अनहैप्पी स्टोरी हट गई उस सिचुएशन से। नाउ शी इज हैप्पी इन एवरी मोमेंट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपने इमोशंस को पहचानना है, उसके अंडर करंट को। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने हमें कुछ कहा और हम एकदम से भड़क जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाकर ठंडे दिमाग से बाद में सोचते हैं तो हमें पता चलता है वास्तव में बात ऐसी नहीं थी, हमारे अंदर कुछ पहले ही चल रहा था और वो चीज ट्रिगर हो गई और हम बिल्कुल बवाल हो गया हमारे अंदर, हम बस्ट हो गए। तो हमें इमोशंस के अंडर करंट को समझना है, उनको लेट गो करना है और प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हमें क्या करना चाहिए, हमें वो करना है। तो सबसे जरूरी बात है, हम सबके पास एक इमोशनल फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। इमोशनल फर्स्ट एड किट क्या है? हम अपने बॉडी के लिए फर्स्ट एड किट रखते हैं, लेकिन हम इमोशनल फर्स्ट एड किट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी किसी को इमोशनल वुंड होता है, कोई इमोशनली हर्ट होता है, तो हमें क्या करना है, उसको केयर देना है, सपोर्ट देना है और उसके साथ ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करना है जिससे उसकी हीलिंग हो। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई ऐसी बात होती है घर परिवार में, तो हम पुरानी बातों को छेड़कर बैठ जाते हैं और उस चीज को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लो अभी हमारे सामने कोई गिर जाता है, तो सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको कोई बैंडेज लगाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उससे बात करते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि संभल के चलना चाहिए। लेकिन जब कोई इमोशनली हर्ट होता है, तब हम पुरानी सारी बातें खोलकर बैठ जाते हैं, तब हम पहले उसको सपोर्ट नहीं देते, उसका केयर नहीं करते और उसको हीलिंग नहीं देते। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें उसको एनर्जी देनी है, मतलब अच्छे शब्दों का उपयोग करना है ताकि वो कंफर्ट महसूस करे। बाद में हम उसको समझा सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे किया जा सकता है, यहाँ आप सही नहीं सोच रहे हो या आपको ऐसे करना चाहिए। तो हमारे पास इमोशनल फर्स्ट एड किट भी होनी चाहिए। और पत्री सर ये कहते हैं कि जो हमारा सप्रेस्ड एंगर होता है वही बॉडी में कैंसर और अल्सर बनता है। जब हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपनी बातों को व्यक्त नहीं करते हैं, तो हमारे थ्रोट में प्रॉब्लम होता है। ये लुइस एल हे और बहुत सारे लोगों ने भी ये चीज बताई है। अगर हमारा लेने देने का बैलेंस नहीं होता है, लेट गो नहीं करते हैं, तो हमें कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है। और अगर हम सेल्फ राइटियसनेस और सेल्फ इम्पोर्टेंस से घिरे रहते हैं तो हमें नी पेन का प्रॉब्लम होता है। तो हमें अपनी भावनाओं से ऊपर उठना है, उसमें बहना नहीं है और उस नेगेटिव एनर्जी को बॉडी में सेटल नहीं करना है। अगर हम भावनाओं के स्तर पर देखें
तो जैसे मैडम ने एग्जाम्पल बताया, जो पत्री सर ने उनको बताया था, क्या आप वासुदेव और देवकी की भावनात्मक दर्द का अंदाजा भी लगा सकते हो कि बच्चों को जन्म देना, अपनी आंखों के सामने उन्हें मरता हुआ देखना, नवजात बच्चों को, और फिर एक और बच्चा पैदा करना, तो वो ऐसा कैसे कर पाए? वो भी तो हमारी तरह ही थे, लेकिन क्योंकि उनको पता था कि ये विधि का विधान है, ये योजना है, ऐसा होने से 7 बच्चों के जाने के बाद ही 8वां श्री कृष्ण जी पैदा होंगे। तो आत्मा जितना बड़ा लेसन सीखने आती है, जितना बड़ा काम करने आती है, उसकी परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है। हमें ये सिखाया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में कि हम भावनाओं से ऊपर उठकर जीवन जी सकते हैं। जैसे आपने देखा है, सुना है, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे और उनकी आंखों के सामने उनके धर्म की खातिर उन्होंने अपने बच्चों को शहीद होते हुए देखा और कहा कि ये जो मेरा पूरा खालसा पंथ है, ये सारे मेरे बच्चे हैं, मेरे लिए मेरे अपने बच्चे और इन बच्चों में कोई फर्क नहीं है। तो इमोशनल जो हमारा एक स्तर है, एक जो हमारा लेवल है, उससे ऊपर उठकर कैसे जिया जा सकता है, ये हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे गुरुओं ने हमें बताया है। तो हमें अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, संगति करनी है, क्योंकि इस भूमि पर हम इस चीजों को ही सीखने आते हैं, अपने सबक ही लेने आते हैं। तो मैं नीता मैम को कहूंगी, आज हम इस सेशन को यही ब्रेक करते हैं, इसके आगे का पार्ट हम बाद में करेंगे क्योंकि इसके लिए भी टाइम चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक उसको लेंगे कि हमारी आत्मा का पाठ्यक्रम क्या है और हम स्कूल में क्या करने आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा विषय था आज का, जो शब्दों से भी गहरा था, विचारों से भी गहरा था, वो भावनाओं का था। और आपको पावनी मैडम को एक्सपीरियंस शेयर कराने का यही मतलब था कि हम ये ना समझें कि ये चीज हम पा नहीं सकते हैं। कोई भी जो व्यक्ति अपने ऊपर मेहनत करता है, अपने उस इमोशन में डूबी हुई आत्मा को निकालकर ऊंचा जा सकता है, स्वयं को खड़ा कर सकता है, अपने दुख से बाहर निकल के दूसरों के लिए, अपने लिए ध्यान प्रचार करके उन परिस्थितियों को बदल सकता है। तो आप सबने बहुत अच्छे से सुना, पावनी मैडम को भी सुना। तो इसलिए हमें ये सर जो बार बार बोलते हैं, हमें दूसरों का एक्सपीरियंस सुनना चाहिए, उससे हमें पता चलता है कि कोई हम ही परेशान नहीं हुए जीवन में, हर किसी जीव की जीवन यात्रा का वही पाठ्यक्रम है। दुखों से, भावनाओं से, नकारात्मकता से निकल कर ही कोई आत्मा सबक सीखकर ऊपर उठती है और फिर वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। थैंक यू नीता जी, थैंक यू छत्तीसगढ़ टीम, थैंक यू जस्सी मैम। बहुत अच्छा था, मन नहीं भरा और करना था, पर अब चूंकि टाइम भी हो गया है और काफी लोग टाइम के कारण लेफ्ट भी हो गए हैं, क्योंकि 6 बजे सबको काम रहते, तो ठीक है, इसको अपन सेकंड पार्ट में ले लेंगे नेक्स्ट मंडे को, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हमारी सोल का उसको 2, 4, 5 में खत्म नहीं कर सकते, तो उसको शुरू करने का कोई पॉइंट नहीं है अभी इस समय पर। बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, मैं बहुत EFT वाले के लिए या और चीज के लिए ट्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इमोशन का एक टॉपिक लूं, क्योंकि मेरा इसमें बहुत नॉलेज नहीं है इमोशन का। तो मैं दूसरे मास्टर्स लोग को बुला रही थी कि कोई इमोशन के ऊपर बोले, क्योंकि यही सबसे है जो लोग सप्रेस करके रखते हैं, चाहे वो डूबते हैं। हाँ, इसी में तो जैसे आपने पिछले ट्यूसडे को ही, तो शायद ट्यूसडे को ही जाते साथ ही दूसरे दिन मुझे मैसेज भेजा था इमोशन क्या, भावनाएं, और यही वाला टॉपिक। तो मैं इतना स्माइल थी, मैंने कहा देखिए मैं यूनिवर्स को कह रही हूँ कि मुझे ये टॉपिक चाहिए और आप लेके आ रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगी कि अगली बार भी पूरा अच्छे से हम लोग इन सभी लोगों को समझाएं, मैं भी समझूं, क्योंकि मैं भी पूरा नहीं समझी हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत वास्ट है और डे टू डे लाइफ के लिए है, बहुत ही गहरा टॉपिक है। हाँ, और इसके साथ हमारे अंदर का पूरा एनर्जी सिस्टम जुड़ा हुआ है और उसी से हमारे सिस्टम में ब्लॉकेजेस आते हैं। बिल्कुल। अभी सर का जब मैं ट्रांसलेशन कर रही थी उनकी एनिवर्सरी स्पेशल का, तब उन्होंने भी वही कहा है ये इमोशन के ऊपर, कि ये मेंटल सप्रेशन है जो हम इमोशन के रूप में रख देते हैं, और इसको रिलीज करो। बिल्कुल, जैसे बोले मेरे को गुस्सा आता है तो मैं रिलीज कर देता हूँ,
तो बहुत अच्छा है, नेक्स्ट मंडे को लेंगे। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर दे रही हूँ। जिनको भी मैम को कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आंटी आप म्यूट हो गए हो। मैं भी म्यूट हो गई हूँ, सब म्यूट हो गए। हाँ, वो मैंने अनम्यूट किया ना सबको। तो जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछिए, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, मन नहीं भरा पर ठीक है, अगले मंडे तक के वेट करेंगे। थैंक यू जोशी मैम, थैंक यू, इट वाज अ वंडरफुल सेशन और बहुत अच्छा लगा आज का। अनम्यूट के पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू। हेलो हाँ हेलो हाँ, बोलिए हेलो मैम, बोलिए मैम। मैम, आज का सेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल था। मुझे बहुत सारी ग्रंथियां मन में बहुत लंबे समय से बंधी हुई थी, और आपने वो जो 2 मिनट के लिए वो रिलीज करना, और जिनसे आपको प्रॉब्लम हुई है पास्ट में उनको फॉरगिव करने का जो ये कराया था, क्रिया कराई थी, वो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं इसको कई बार रिपीट कर सकती हूँ? यस, आप कर सकते हैं, कभी भी कर क्योंकि सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन सारी भावनाओं को मैं बार बार याद करूं तो उससे कोई नेगेटिविटी तो नहीं आएगी? नहीं, आपको रिलीज करते जाना है साथ के साथ। ओके, तो जो जैसे आपने बताई थी उसी प्रोसेस से मुझे उन सारी सिचुएशन को रिकॉल करके और एक रिलीज करने की प्रोसेस को भी उसी के साथ जोड़ देना है। हाँ, ऐसा नहीं करना है कि एक ही बात को लेके हम 10 बार कर रहे हैं। आप पूरी तरह से उसको फील करके, अगर आपको ज्यादा उसमें पेन लग रहा है तो आप एक नोट पैड लेके, कॉपी पेन लेके वो सारा इंसिडेंट्स लिखो। लिखने के बाद में आपने उससे क्या सीखा वो लिखो और ध्यान करो, और जो भी आपके अंदर इमोशन आते हैं, रोना आता है, उसको रिलीज करके, फॉरगिव करके, फिर उस पेपर को डिस्ट्रॉय कर दो। ओके, इन केस मुझे उससे कोई सबक नहीं मिला, जस्ट मुझे ये लगा कि वो उस इंसान ने जस्ट केवल मुझे हर्ट करने के लिए किया और हर्ट करके चला गया, और मुझे केवल दुख हुआ, तो मैं उसको कैसे लूं? मैं पीपल फॉर अ सीजन, फॉर अ रीजन। वही तो ऐसा हो ही नहीं सकता, अकारण कुछ ऐसा नहीं होने हो रहा है। देना जाना है, यू हैव टू डिग डीपर। कई बार लोग हमें, हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में हम बहुत दुखी हो रहे हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, उससे बाहर निकालने के लिए आते हैं, और कई बार हमें वो ऐसा दर्द देते हैं जिससे हम कुछ सीखते हैं। उस समय हमें ना पता चले, लेकिन अब जब आप उस चीज को रिव्यू करोगे आपको जरूर उसमें लेसन मिलेगा। तो मुझे उन चीजों को विजिट करके ये देखना है कि मैंने उससे क्या सीखा। यस, ओके, लेकिन जी, है, और ध्यान में अगर आप ये कहो कि आज इस चीजों, इस पर्सन से मेरे मन में जो भी भावनाएं नकारात्मक है, आज मैं उसको रिलीज करना चाहती हूँ, प्लीज मास्टर्स हेल्प मी, और फिर आपके सामने जो आता है उसके हिसाब से आप कर लीजिए। ओके, चलिए, थैंक थैंक यू। यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। देखिए, आप लोगों ने अनम्यूट किया है। शोभा जी, आपने जी कुछ हाँ पूछना मैडम, है, नहीं बताना मैडम, है? थैंक यू बोलना बस, ओनली थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज का, बस। और जैसी मैडम का इंतजार करेंगे मंडे तक, फिर आएंगी तो और फिर आगे का बताएंगी। देखो ना, आधी पिक्चर दिखाई है और सस्पेंस आदि खोल के के नहीं लिए जा रही सस्पेंस रखी है है, ना, कोई रखी बात हुई नहीं, है। बताओ। कोई बात नहीं मैडम, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं, सहन करेंगे। ठीक, उनका बहुत बिल्कुल। बहुत थैंक। मैडम, मैं पावनी बोल रही हूँ, जस्सी मुझे मैडम, क्षमा
मेरा वजह से बहुत टाइम ये हो गया, मैं नोटिस कोई नहीं कर बात पाई टाइम नहीं को। मैडम, कोई बात नहीं। पावनी जी, यूनिवर्स Yes, को ma'am. आपके थ्रू ये चीज बुलवानी ही थी, आपने यूनिवर्स को आज देना था ये, आप अपने ऊपर मत रखिए। क्यों जैसी मैम? यस हाँ, हर चीज यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। वो चाहता था कि आप खुल के बताएं। देखिए आज आपने जो बात बोल के कितनी चीजें रिलीज करी हैं, आपको खुद भी नहीं मालूम कि आपको कितना बेनिफिट होने वाला है कि नहीं मैम? कल पता Thank you, चलेगा। ma'am. Thank you. Thank you वो for the सभी golden इमोशनल opportunity. रिलीज हो गए। और कोई? थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू। हो गया सबका। एक हफ्ता इंतजार, वेटिंग। चलिए ठीक है, तो थैंक यू थैंक यू जैसी वेरी मैम, मच। थैंक यू। नेक्स्ट मंडे तक यहीं बैठने वाली, मैं उठूंगी नहीं। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। यही मिलूंगी। ममता भाभी, Thank आपका you, पोता ma'am. आ गया, जाके देखो दरवाजे के बाहर, देखो अब भी दौड़ के भागेगी पोते को नाम सुन के। थैंक यू। हाँ, सी मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जसी मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।